हेलो वेस, वेलकम टू एनएनटीवी। एनएनटीवी के पॉडकास्ट नंबर 2 महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के एक ऐसे युवा नेता जो तकरीबन 40 साल से महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। कांग्रेस बहुत वरिष्ठ नेता भी हैं और अपनी जवानी के दौर में इन्होंने कांग्रेस में जुड़कर कांग्रेस पार्टी के लिए, सभी समाजों के लिए और स्पेशली माइनॉरिटीज के लिए जो काम किया है वो बिल्कुल ना भूलने लायक काम है। लेकिन आज यानी कि 2024 में हम अनीस अहमद साहब को कहां देखते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। बहुत सारी उनकी उपलब्धियां हैं, उसके बारे में जानेंगे उनसे, और बहुत 26/11 से लेकर बहुत सारे मसले वक्फ बोर्ड के और अंबानी से लेके नितिन राउत तक क्या मसले हैं वो सब जानेंगे। स्वागत करते हैं अनीस अहमद साहब, स्वागत है एनएनटीवी के पॉडकास्ट में। अनीस अहमद साहब, हमारे पास जो डिटेल है इसमें 3 बार आप एमएलए बने हैं महाराष्ट्र में और तकरीबन 5 बार आपने कैबिनेट मिनिस्ट्री की शपथ ली है। तो अभी आप 2024 में अनीस अहमद, एज अ अनीस अहमद पॉलिटिशियन, कहाँ देखते हैं अपने आप को? देखिए, एक ज़माना था जब इतना जातिवाद नहीं था। लोग किसी दाढ़ी वाले को टोपी देख के, दाढ़ी देखकर हमला नहीं करते थे। एक अभी दिल्ली के पार्लियामेंट के मौलाना यहाँ पर आए थे, नदवी साहब। उन्होंने कहा कि देश के अंदर में गाय को रोटी देना, चींटी को अनाज देना, बिल्ली को दूध पिलाना, कोई भी जानवर हो उसको भी एक पुण्याई का काम माना जाता था। और आज जिस देश के अंदर में जानवरों की सेवा कराई जाती थी, गाय को रोटी खिलाई जाती थी, बिल्ली को दूध पिलाया जाता था, और हर चींटी से चींटी को भी उनको लिए भी अनाज दिया जाता था, शक्कर के दाने दिए जाते थे, उसको भी हम सब धर्म के लोग एक पुण्याई का काम, सवाब का काम मानते थे। आज इस देश के अंदर में जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ जातिवाद पार्टियां आपस में हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का काम कर रहे। एक ज़माने में जब से बाबरी मस्जिद शहीद हुई है तो भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में आ गया है कि हम कैसे वोटों को पोलराइज किया जाए। रिसेंटली भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने मुसलमानों को गाली देकर, गंदी गाली देकर, एक विधायक ने कि मैं तुम्हें मस्जिद में घुस के मारूंगा, इस तरीके की भाषा उन्होंने दी। नीतीश राणा। तो ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके ऊपर कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं और उनको और हौसला अफजाई कर रहे हैं। ये बड़ी दुख की बात है। जब अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के वजीर आजम थे, अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में उन्होंने नरेंद्र मोदी को भी धर्म जो है वो उन्होंने संभालने के लिए कहा था, और ये पब्लिकली वीडियो है। अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में उन्होंने सभी के धर्म को लेकर चलने का काम किया, लेकिन उसके बाद में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री आए, जिस तरीके के कानून इस हिंदुस्तान में लाए गए हैं, अभी अभी वक़्फ़ का कानून लाया, उसमें संशोधन कर रहे हैं। वक़्फ़ की पूरी ज़मीनें, वक़्फ़ जो है पूरे हिंदुस्तान में डिफेंस, रेवेन्यू, फॉरेस्ट के बाद में वक़्फ़ की सबसे ज़्यादा ज़मीनें हैं। और इसीलिए देश की आज़ादी के बाद से वक़्फ़ मिनिस्ट्री बनी है। और सिर्फ देश में वक़्फ़ मिनिस्ट्री नहीं बनी हुई है, पूरे हर राज्यों के अंदर में अलग अलग वक़्फ़ मिनिस्ट्री बनी हुई है। महाराष्ट्र की वक़्फ़ मिनिस्ट्री है, वक़्फ़ बोर्ड है। उत्तर प्रदेश में वक़्फ़ मिनिस्ट्री है, वक़्फ़ बोर्ड है। हर स्टेट में, क्योंकि जितने भी मस्जिदें हैं, जितने भी दरगाह है, जितने भी वक़्फ़ की प्रॉपर्टी है, कब्रिस्तान है, ये सारे वक़्फ़ के अंदर में आते हैं। और ये सारे अंदर में जितनी भी प्रॉपर्टीज है, ये वक़्फ़ बोर्ड इसका सिर्फ केयर टेकर है। उसमें कई हमारे हिंदू भाई लोगों ने भी ज़मीनें वक़्फ़ करने का काम किया है। जैसे शतरंजीपुरे की मस्जिद में कुछ ज़मीनें कोई हिंदू लेडी ने वक़्फ़ किया है ज़मीन। अच्छा। तो पुराने ज़माने में राजा लोग भी अगर कुछ जीत जाते थे, बड़ी जीत होती थी, तो वो
नियत करते थे कि मैं हर धर्म के लिए काम करूंगा, मैं हिंदू के लिए भी काम करूंगा, मैं मुसलमान के लिए भी काम करूंगा, तो मुसलमानों के एजुकेशन के लिए 20, 25, 50 एकड़ जमीन देते थे, हिंदू भाइयों को 25, 50 एकड़ जमीन देते थे। तो वो जमीन जो देता था राजा, गिफ्ट करके देता था, वो जमीन को वक्फ बोला जाता है। समझ लीजिए कि मैंने नियत किया है कि अगर मैं मंत्री बन जाऊंगा तो मैं एक जमीन वक्फ करूंगा, उसमें हॉस्पिटल बनाऊंगा, तो वो वक्फ के अंदर में आएगा, अगर मैंने वक्फ में रजिस्टर करके दिया तो ऐसे पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहां जहां वक्फ मिनिस्ट्री है, सऊदी अरेबिया में वक्फ मिनिस्ट्री है, जो सबसे बड़ा हरम है जो मक्का है, और जो मस्जिद है वो भी वक्फ के अंदर में है। हिंदुस्तान के अंदर में ये कहा जाता है कि ताजमहल भी वक्फ की जगह है। नागपुर में भी ऐसी कई वक्फ की ज़मीनें हैं। बम्बई के अंदर में बहुत सारी वक्फ की ज़मीनें हैं। चाहे एंटेलिया बिल्डिंग जो अभी ले लिया है, उसने अपना बिल्डिंग बना लिया, चैरिटी कमिश्नर से गलत ऑर्डर निकालकर, गलत चैरिटी कमिश्नर को बहकाकर वक्फ बोर्ड के एक सिंगल चेयरमैन से उन्होंने साइन ले लिया, पूरी बोर्ड की रेजोल्यूशन नहीं लिया, और एंटेलिया नाम की बिल्डिंग को सिर्फ 21 करोड़ में लेने का काम किया, जो आज 700-800 करोड़ की प्रॉपर्टी हो गई, 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी हो गई। तो इस तरीके से हमने सुना है आने वाले टाइम पर अडानी भी ऐसे ही करने वाला है, क्योंकि एक बार अगर गवर्नमेंट इसमें अधिकार ले लेगी, गवर्नमेंट अपने पास ले लेगी, तो कलेक्टर के अंडर में रहेगा, और कलेक्टर तो नौकर है, मुलाजिम है सरकार का। जो चीफ मिनिस्टर आएगा, जो पालक मंत्री आएगा, जो कलेक्टर को ऑर्डर देगा वही करेगा। और वहां पर उन्होंने ये किया है कि वहां सिर्फ दो, आपकी कम्युनिटी के सिर्फ 2 लोग रहेंगे और बाकी के उन लोगों के लोग रहेंगे। देखिए, गुरु नानक में आपका जो गुरुद्वारा होता है, वहां पे कोई मुसलमान गुरुद्वारा में नहीं होता है। या दलितों का बाबा साहब अंबेडकर का जो दीक्षा भूमि है, यहाँ पर बुद्ध दीक्षा भूमि है सबसे बड़ी, जहाँ बाबा साहब ने अंबेडकर ने वहाँ लिया है। क्या वहाँ मुसलमान है? क्या वहाँ कोई दूसरी कास्ट का आदमी है? राम मंदिर ट्रस्ट की बात ले, राम मंदिर ट्रस्ट की बात कर लीजिए, तो क्या उस ट्रस्ट के अंदर में, जबकि वो मुसलमान की जमीन थी, तो क्या वहाँ पे मुसलमान को ट्रस्टी बना के रखा है? सवाल उसका नहीं है। सवाल उसका है कि जिस तरीके से पहले 3 तलाक की बिल लाया इन्होंने, फिर 370 लाया इन्होंने, फिर कर्नाटका में चुनाव आया तो इन्होंने वो जो हिजाब के ऊपर में इन्होंने कानून लाए, फिर कहीं पर बोले कि भाई जहाँ से वो निकलता है उनका प्रोसेशन, वहाँ मटन की दुकानें अपनी बंद रहेगी। तो इस तरीके से फिर लैंग्वेज के ऊपर लाया, उर्दू लैंग्वेज के ऊपर में लाया। अभी रमज़ान में अगर कोई सोसाइटी में अपने रात में तरावी करता है, प्रार्थना करता है, तो सोसाइटी के लोग उसका विरोध कर रहे हैं। ये कभी नहीं हुआ इस देश के अंदर में। इस देश में हम 75 साल हो गए आज हमारे देश को, और बड़े दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म को लड़ाकर राजनीति करने का काम कर रही है, और ऐसी राजनीति हो रही है जिस राजनीति की वजह से अगर वहां पर हमारी नुमाइंदगी खत्म हो गई है। विदर्भ के अंदर में एक जमाने में शफीक अहमद साहब चंद्रपुर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे, अकोला से असगरुद्दीन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे, गुलाम नबी आज़ाद वाशिम से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे, कामटी से पठान साहब विधायक हुआ करते थे, यवतमाल से विधायक हुआ करते थे, अकोला से विधायक होते थे अजहर भाई, नागपुर से मैं विधायक 15 साल मैं चुनकर आया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके का माहौल बना दिया है कि जब भी कोई माइनॉरिटी का आदमी खड़ा होता है, बाकी लोगों को, पूरे समाजों को, बाकी सब समाजों को एक माइनॉरिटी के विरोध में खड़ा करके सबको एक कर माइनॉरिटी को हरा के उन्हें नुमाइंदगी नहीं दे रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से पावर में आई है, मुझे पूरे देश में बता दीजिए, यूपी के अंदर में या महाराष्ट्र के अंदर में या कर्नाटका के अंदर में या आंध्रा के अंदर में उन्होंने लोकसभा में मुसलमानों को कितनी टिकट दिया? पूरे देश के अंदर में एमएलए के अंदर में उन्होंने कितनी टिकट दिया? एमएलसी के अंदर में कितनी टिकट दिया?